सभी को नमस्ते, हाय, हेलो। तो आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने लोगों को बता दिया था कि भी कैसे कैसे हमें किस किस टाइप के कंप्यूटर कैसे कैसे हमारा, जैसे अबेकस था, अबेकस से आके हमारा एनालिटिकल इंजन, पास्कल लाइन, और जैसे फर्स्ट टाइम जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला हुआ था, कैसे हमारा इंजन मतलब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। ये ऐसे करके यूनिवैक भी आया और एनवीएक भी आया। तो ये सारे कंप्यूटर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए थे। आज हम करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी हुई है। तो सबसे पहले बात है कि कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को विकसित करने का उद्देश्य सस्ता, छोटा, तेज तथा विश्वसनीय कंप्यूटर बनाया। मतलब फर्स्ट जनरेशन थी उसमें किस टाइप के कंप्यूटर होते थे, सेकंड जनरेशन में किस टाइप के कंप्यूटर होते थे, ये सारी बातें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या था कि सबसे छोटा हो, मतलब सस्ता हो भी, ज़्यादा इतना महंगा भी नहीं हो, और साइज में उसका आकार क्या हो, छोटा हो और तेज चलता हो, मतलब उसकी जो कैलकुलेशन करने की जो क्षमता वो तेज हो और विश्वसनीय योग्य हो, मतलब उसमें हम जो भी काम करें वो विश्वास के योग्य हो। फर्स्ट बात करते हैं हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। किसकी बात करेंगे हम? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। फर्स्ट जो जनरेशन कंप्यूटर थे वो थे यूनिवेक का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। कौन सा कंप्यूटर था? यूनिवेक हमारा पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इस मशीन का विकास फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था। मतलब जो बिजनेस पर्पज़ के लिए हमने यूनिवेक का कंप्यूटर बनाया था। इस मशीन का जो विकास है फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था। मतलब इस फर्स्ट जनरेशन कब चल रही हमारी? 1942 से 1955। उस टाइम पे ही हमारा क्या चला हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला हुआ था। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध। पहला तो हमारा कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच, दूसरा 1939 से 1946 के बीच। तो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था। उस टाइम पे मतलब इतनी ज़्यादा दिमाग की और उसकी ज़रूरत हो गई थी, तो इसलिए कंप्यूटर की उस टाइम पे हमारा फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर आया था। इस मशीन का विकास फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था। उस टाइम पे तो सिर्फ फौज और जो हमारी मिलिट्री थी या जो हमारे साइंटिस्ट थे इस कंप्यूटर का उपयोग करते थे। इसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये कि इसमें हमने किसका उपयोग किया था? निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था। ये आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। मतलब इनका साइज इतना बड़ा था, इनको एक बहुत बड़े कमरे में रखना होता था। और जब थोड़ी देर जब ये चलने के बाद और जब ये गर्म हो जाते थे, इनको ठंडा करने के लिए कम से कम 2 या 3 इतनी कूलिंग की ज़रूरत होती थी। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे? हीट प्रोड्यूस करते थे। इसमें ये क्या करते थे? बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करते थे। इसमें सारे निर्देश था सूचना 0 था 1 के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होते था। इसमें मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। इसमें देखो, निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया था और दूसरा क्या हो गया था? इसमें मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। संग्रहण के लिए, जो संग्रहण था उसके लिए किसका उपयोग किया गया था? पंच कार्ड का। किसका उपयोग किया गया था? पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। उदाहरण क्या था इसका? एनिएक, यूनिवैक था। मार्क वन इसके उदाहरण थे। कौन कौन से थे इसके उदाहरण? इसके उदाहरण थे एनिवैक, यूनिवैक और मार्क वन इसके क्या थे? उदाहरण थे। निर्वात ट्यूब के उपयोग में कुछ कमियां भी थी। जब इन्होंने निर्वात ट्यूब को यूज किया तो इसमें कुछ कमियां भी थी। कमियां क्या थी कि भाई वो जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी। तो जब फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में जो निर्वात ट्यूब की थी उसमें कुछ कमियां भी थी, क्योंकि गर्म होने में समय लगता था। गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती थी। जो ठंडा करने के लिए खर्चीली वातानुकूलित एसी, मतलब एसी की जरूरत होती थी, का उपयोग करना पड़ता था। अधिक मात्रा में विद्युत खर्च होती थी। देखो, पहले तो वो गर्म होता, वो चलता तो ऊष्मा उत्पन्न होती, और जब वो ठंडा होने के लिए जब हम एसी चलाते तो फिर उस एसी से बहुत ज़्यादा क्या होती थी? हमारी बिजली खर्च होती थी। तो अब हम बात करते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। पहली पीढ़ी में सिर्फ ये कब से कब तक था? 1942 से 1955, और इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करते थे। इसमें सारे जो निर्देश होते, सूचनाएं थे, 0 और 1 के रूप में संग्रहित होती थी। किसके रूप में संग्रहित होती थी? 0 और 1 के रूप में संग्रहित होती थी। अब हम बात करते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या होता था? ये
1955 से 1964 के बीच, मतलब पहली 1942 से 1955, सेकंड जनरेशन आ जाती है हमारी 1955 से 1964। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह हल्के छोटे ट्रांजिस्टर, किसका, हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। कंप्यूटर में आंकड़ों को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। देखो उसमें तो हम सिर्फ वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे, अब वैक्यूम ट्यूब होगी मतलब वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी, कौन, निर्वात ट्यूब। तो इसके लिए हमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, मान लो जो छोटे छोटे हल्के फुल्के जो ट्रांजिस्टर होते थे ना, उनका उपयोग करने लगे। आजकल भी देखो, जो भी कोई हमारे जैसे कोई ये होते हैं, उसमें भी क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। कंप्यूटर में डाटा, मतलब डाटा को, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया जाने लगा। इसमें दो चीज मेन यूज करनी होंगी, एक तो ट्रांजिस्टर और एक हमारा मैग्नेटिक कोर। दो चीजों का क्या होगा, यूज होगा। आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का उपयोग किया गया। मतलब मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक डिस्क और टेप, तीनों का उपयोग निरूपित करने के लिए उसमें और उनको आंकड़ों को स्टोर, मतलब स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का उपयोग किया गया। मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती थी, मतलब आयरन ऑक्साइड की क्या होती थी, परत होती थी। इसकी गति और संग्रहण क्षमता भी तीव्र थी। मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो हमारी कंप्यूटर था, उनकी कंपेयर में इनकी जो संग्रहण क्षमता और गति, स्पीड और स्टोरेज जो कैपेसिटी थी, वो क्या थी, ज़्यादा थी। इस दौरान व्यवसाय था जो उद्योग जगत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ था, नए प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया। तो इसी टाइम पे व्यवसाय में, मतलब बिजनेस में और उद्योग जगत में, जो पहले वाले थे वो तो सिर्फ फौज और साइंटिस्ट, जो हमारी मिलिट्री और जो साइंटिस्ट थे वो यूज करते थे। परंतु जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आया, इसको कौन भी यूज करने लगा, मतलब जो आदमी थे, व्यवसायी थे, जो बिजनेसमैन थे और उद्योग जगत में, तब कंप्यूटर का क्या करने लगे, उपयोग हुआ। नए प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया। देखो पहली पीढ़ी मैंने बता दी 1942 से 1955, उसमें मैग्नेटिक जो आपकी वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, बहुत ज़्यादा उसमें प्रोड्यूस करते थे। एनिएक, यूनिवैक और मार्क वन इसके उदाहरण है। दूसरी 1955 से 1964, इसमें मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। अब बात करें हम तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 से 1974, मतलब 1965 से 1974 के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर तकनीक विकास में कंप्यूटर के आकार में कमी, मतलब पहले बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे कि उनको एक कमरे में रखा जाता था, फिर उनके आकार बिल्कुल छोटे छोटे होते गए। जैसे पीसी पे, जैसे हमारा पीसी है ये, मतलब और भी छोटा आकार हो गया था, और तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ। आकार छोटा हो गया और काम स्पीड स्पीड उनकी क्या हो गई, ज़्यादा हुई। जो पहले बनाए थे वो आकार में इतने बड़े थे, पर उनकी जो स्पीड थी वो कम थी। पर अब क्या हो गया, उनका साइज छोटा कर दिया और जो उनकी कैलकुलेशन जो स्पीड थी वो क्या कर दी, तेज कर दी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर के जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। देखो इसमें, उसमें तो हमने फर्स्ट जनरेशन में किया था वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में हमने ट्रांजिस्टर। अब थर्ड में हम करेंगे कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट, मीन्स आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया, जिसका विकास जे एस किल्बी ने किया। किसने किया, जे एस किल्बी ने, ये याद रख लेना, किसने किया था, जे एस किल्बी ने किया। प्रारंभ में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया, किसका उपयोग किया गया, लार्ज स्केल एलएसआई का उपयोग किया गया, जिसमें एक सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में इंटीग्रेटेड सर्किट या ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। मतलब स्टार्टिंग में जो उपयोग किया गया था वो किसका उपयोग किया गया था, थर्ड पीढ़ी में वो किया गया था एलएसआई का, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया था। मतलब जो एक, जिसमें एक सिलिकॉन चिप पर जो हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो हमारा होता है, आईसी चिप होती है, वो किसकी बनी होती है, पेपर में यही आ जाता, तो ये बनी होती है हमारी सिलिकॉन की। किसकी बनी हुई होती है, सिलिकॉन की। और सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में इंटीग्रेटेड सर्किट या ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का। इसीलिए तो जो हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट है, चिप है, ये किसकी बनी हुई होती है, हमारी सिलिकॉन की। फिर है रैंडम एक्सेस मेमोरी के उपयोग होने से मैग्नेटिक टेप था डिस्क के संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई। मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, हमारी दो मेमोरी होती है, एक होती है हमारी रैम और एक होती है हमारी रोम। रैम हमारी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी में। रैम के प्रयोग होने से मैग्नेटिक टेप था डिस्क के संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई। अब देखो
इसकी संग्रहण क्षमता में क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का विकास हुआ। जो कंप्यूटर होता था उसमें टाइम शेयरिंग का विकास कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, जिसके द्वारा एक से अधिक यूजर एक साथ कंप्यूटर में संसाधन का उपयोग कर सकते थे। देखो जैसे अब कंपनियों में कंप्यूटर लगे हुए होते हैं तो एक ही सर्वर से कनेक्ट होते हैं। जैसे एक कोई भी हमें उस कंपनी के अंदर हम जो भी कोई मान लो जो उसका ओनर है वो कोई भी कमांड या डिमांड भेजता है कि भी सबको चलाई जाए, या मैनेजर वो किसी को भेजता है तो वो सबके पास कंप्यूटर पे चली जाती है, क्योंकि वो शेयरिंग होती है, सारे पीसी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो इसकी वजह से वो क्या होते हैं, टाइम शेयरिंग या फिर मल्टी यूजर बोल देते कि उस पर एक से अधिक यूजर क्या कर सकते थे, काम कर सकते थे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना प्रारंभ हुआ ताकि यूजर अपने आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सके। हार्डवेयर जो हार्डवेयर था और सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर हमारे जो जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है, मिलना प्रारंभ हुआ। जैसे ताकि यूजर अपने आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सके भी, किस यूजर को किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको मतलब काम कर रहा है C++ मान लो लैंग्वेज पे काम करना है, सी लैंग्वेज पे करना, ओरेकल पे करना, जावा पे करना, फोर्ट्रन पे करना, किसी भी लैंग्वेज पे काम करना है तो हम उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। तो ये भी काम हमारा कौन सी पीढ़ी में हुआ था, ये भी हमारा थर्ड पीढ़ी में हुआ था। अब हम बात करते हैं फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, मतलब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कब हुआ था हमारा, 1975 अप टिल नाउ। मतलब अब कौन सा हमारा कंप्यूटर चल रहा है, जो अब चल रहा है हमारा फोर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर चल रहा है। फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में LSI की जगह VLSI, देखो वो तो सिर्फ LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड सर्किट। अब उसकी जगह आ गई वेरी लार्ज, मतलब वो तो लार्ज थी, ये वेरी लार्ज, लार्ज से भी बड़ी थी, बड़ी है अब जो हम यूज करते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग आरंभ हुआ। अब देखो उसमें तो सिर्फ LSI था, थर्ड पीढ़ी में क्या था, LSI। और फोर्थ पीढ़ी में आएगा, फोर्थ पीढ़ी में क्या आ गया हमारा, VLSI और ULSI, मतलब लार्ज, अल्ट्रा लार्ज और वेरी लार्ज, दोनों लार्ज लार्ज होगी। वो सिर्फ लार्ज थी, कॉमन लार्ज थी। फर्स्ट में हमारी क्या थी, वैक्यूम ट्यूब थी। दूसरी में हमारे क्या थे, ट्रांजिस्टर थे। तीसरी में हमारी क्या थी, LSI थी। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो इसमें क्या हमारा VLSI और ULSI, ये याद कर लेना। पेपर में बस इन्हीं में से ही क्वेश्चन बनते हैं। आजकल मैं आज तक हरियाणा के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें सब में इतने इसमें से ही क्वेश्चन इसने में से ही आ जाता है, जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता है। मतलब एक छोटी सी चिप होती है बिल्कुल, और उसमें हम मतलब लाखों की संख्या में अपना जो डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं। VLSI तकनीक के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर का, जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी तथा क्षमता में वृद्धि हुई। मतलब माइक्रो प्रोसेसर के आने से क्या हो गया, जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर का जो साइज है ना वो तो छोटा हो गया है, और जो काम करने की स्पीड है वो क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि और भी बहुत सारे उत्पादों में किया जाता है, जैसे वाहनों, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम इत्यादि में। इन सब में क्या लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। मैग्नेटिक डिस्क था, टेप के स्थान पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होने लगा। मैग्नेटिक डिस्क था, टेप के स्थान पर। अब देखो उस जो हमारी सेकंड जनरेशन थी उसमें तो हमारे जैसे यही यूज होते थे, मैग्नेटिक डिस्क, टेप, और इस थर्ड तक भी यही चलते थे। पर फोर्थ में आते आते हमारा क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारा सेमीकंडक्टर। क्या आ जाता है हमारा, सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होने लगा। मैग्नेटिक डिस्क और टेप के स्थान पर किसका, जिसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर का। रैम की क्षमता में वृद्धि से समय की बचत हुई और कार्य अत्यंत तीव्र होने से लगा। देखो जैसे जो रैम होती है वो हमारे कंप्यूटर में होती है, तो इस जो उसमें हम जो भी हम डाटा स्टोर करते तो उसमें जो उसकी स्पीड थी, वो जो कैपेसिटी थी उसमें भी वृद्धि हुई, समय की भी बचत हुई, क्योंकि वो बहुत फास्ट काम कर रहा था, स्पीड से काम कर रहा था, और कार्य भी तेज गति से होने लगा। इस दौरान GUI मीन्स, ये आती है इसकी फुल फॉर्म पेपर में, GUI की फुल फॉर्म क्या होती है, पेपर में आती है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास से कंप्यूटर का प्रयोग
उपयोग करना और सरल हो गया। क्योंकि इसका विकास करने से क्या हो गया कि जैसे हम कंप्यूटर में कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, कोई भी मतलब अपने अकॉर्डिंग हम कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, उसको हम एक्सेल जैसे ग्राफ के तौर पे, या फिर हम एक्सेल पावर पॉइंट जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ हमारा फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था और सरल हो गया। MS डोस, MS विंडो, एप्पल मैक डोस ऑपरेटिंग सिस्टम था, सी भाषा का विकास हुआ। इसी में ही सारी भाषाओं का विकास हुआ था। जैसे MS डोस पहले तो बहुत मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट में तो मशीनी लैंग्वेज यूज हो रही थी, तो अब मतलब हाई लेवल लैंग्वेज तक भी हम यूज करने लगे। उच्च स्तरीय भाषा का मानवीकरण स्टैंडर्डाइजेशन किया गया ताकि प्रोग्राम सभी कंप्यूटरों में चलाया जा सके। जो हाई लेवल लैंग्वेज है तो ये जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है उसका भी स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, मतलब उसको मानकीकरण या उसको ऑथराइज किया गया ताकि जो प्रोग्राम है, जो भी हम प्रोग्राम कर सके, वो भी सारे के सारे हमारे कंप्यूटर में चल सके। तो ये थे भाई हमारे 4 पीढ़ी के कंप्यूटर। अ, अब जो लेटेस्ट में हमारा जो चला हुआ है वो है हमारा फिफ्थ जनरेशन। कौन सा चली हुई है हमारी? फिफ्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन तक हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे कि एट प्रेजेंट मतलब हम 21वीं शताब्दी में ये थी हमारा कि जब तक हमारा एट प्रेजेंट में अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो 5वीं इस पीढ़ी में हमारे कौन कौन से कंप्यूटर के स्थान आए हैं। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सेम ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क है उसमें, इतना नहीं है टाइम का। बाकी सारे की सारी चीज़ों का क्या है, सेम ही है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSI का विकास हुआ और एक चिप द्वारा करोड़ों गणना करना संभव हुआ। VLSI और ULSI दोनों फोर्थ में ही आ गए थे, पर VLSI का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था और ULSI का एट प्रेजेंट मतलब आज की बात करें, करंट की बात करें तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग हुआ है। एक चिप द्वारा करोड़ों गणना संभव है। उस टाइम पे तो क्या था, लाखों की संख्या में जो काम होते थे, परंतु ये जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से क्या होगा, एक चिप द्वारा करोड़ों की संख्या में काम हो रहा है। स्टोरेज के लिए CD कॉम्पैक्ट डिस्क का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? तो जो स्टोरेज है, स्टोरेज के लिए किसका विकास हुआ था? संग्रहण करने के लिए सीडी। देखो जब अभी तो सीडी भी यूज नहीं करते हैं, बाकी पहले 5-7 साल पहले जैसे घरों में सीडी होती थी तो उसमें जैसे मूवी वगैरह होती थी तो वो सारा का सारा डाटा वो किस में स्टोर होता था? हमारा सीडी, जिसको हम सीडी बोलते हैं। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क का विकास हुआ। इंटरनेट, ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब का विकास भी किसी में हुआ। एट प्रेजेंट जो हमारी फिफ्थ जनरेशन थी इसी में हुआ है। बहुत छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ, मतलब बहुत ही छोटे, मतलब इतने छोटे कि हम अपनी पॉकेट में डाल के कहीं भी लेके जा सकते थे और बहुत ज़्यादा स्पीड, मतलब इनकी स्पीड इतनी होती थी पहले जो फर्स्ट पीढ़ी में जो इतने बड़े बड़े कमरे में रखने के चलाते थे उन कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा उनकी स्पीड होती है। प्रोग्रामिंग की जटिलता कम हुई। पहले प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल होता था, जैसे जो भी हमारी लैंग्वेज होती थी उसमें प्रोग्रामिंग करना, उनमें एरर आ जाते थे, उनकी जो एरर है हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। एट प्रेजेंट अगर कहीं भी कोई एरर या बग या कुछ भी, मान लो कोई स्पैम ईमेल या कोई भी मालवेयर अगर हमारे कंप्यूटर में घुस जाता है तो हम उसको जल्दी से डिटेक्ट कर लेते हैं। कृत्रिम ज्ञान क्षमता को विकसित करने की कोशिश की ताकि परिस्थिति अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कृत्रिम ज्ञान क्षमता को विकसित करने की कोशिश की, जो भी परिस्थिति है उसके अनुसार हम क्या करें, कंप्यूटर निर्णय ले सके। अब देखो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, अब मान लो मौसम विज्ञान है और मौसम विज्ञान की बात करें तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि भाई इस दिन बारिश होगी, इस दिन मौसम खराब हो सकता है, इस दिन चक्रवात आएंगे, इस दिन ये होगा। ये हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है जिसका हमें पहले से ही पुनर्नुमान लगा लेते हैं कि भी आगे आने वाले समय में क्या होगा। तो ये सारी परिस्थितियों को हमने किस में डाल दिया? कंप्यूटर में। कंप्यूटर उससे क्या कर लेता है, अपने आप ऑटोमेटिक निर्णय ले लेता है कि भाई इस
समय पर इस जगह पर बरसात आने की संभावना है, यहाँ पे चक्रवात आएगा, यहाँ ज्वालामुखी आएगा, तो इसलिए कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग एट प्रेजेंट हम करने लग रहे। पोर्टेबल पीसी मीन्स पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया और इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होने लगा। मतलब कंप्यूटर का हर क्षेत्र में क्या होने लगा, उपयोग होने लगा। अब विशेषताएं बता दी भाई, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषता थी, सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषता है, थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं। तो जो इनकी विशेषताएं हैं, जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया है आपको, ये सारा का सारा इसमें है, इसकी जो विशेषताएं हैं। फर्स्ट पीढ़ी की बात करें, फर्स्ट पीढ़ी की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का उपयोग किया। देखो पहली बात तो यही है कि इसमें फर्स्ट जनरेशन में निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया। बाद में मैग्नेट टेप कोर डिस्क का उपयोग किया गया। पहले फर्स्ट में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया। सीमित मुख्य भंडारण, लिमिटेड स्टोरेज होती थी, मतलब ये नहीं थी कि अनलिमिटेड डाटा आप उसमें स्टोर कर दे, तो नहीं, उसमें जो जो लिमिट की बातें होती थी, लिमिट का जो डाटा होता था वही स्टोर करते थे। मंद गति के इनपुट आउटपुट, मतलब आउटपुट भी, इनपुट भी हमें बहुत ही स्लोली देते थे और आउटपुट भी उसका बहुत ही मतलब देर से आता था। उसकी जो स्पीड थी ना वो कम ही थी। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, मशीन भाषा, असेंबली भाषा, मतलब जो लो लेवल लैंग्वेज होती थी हमारी, प्रोग्रामिंग भाषा थी, मशीन लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज थी, वो हमारे फर्स्ट जनरेशन में क्रिएट हुई थी। ताप नियंत्रण में असुविधा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वो कंप्यूटर गर्म हो जाते थे तो उनको ठंडा करने के लिए एसी का यूज करते थे, तो ताप नियंत्रण, उसको जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करने में क्या होती थी, असुविधा होती थी। पैरोल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए, पैरोल प्रोसेसिंग मतलब उस टाइम पे 1942 1955 तक जो भी मान लो उस टाइम पे इतनी किसी को नॉलेज ही नहीं थी, सिर्फ रिकॉर्ड रख लेते थे और थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग वगैरह करवा देते थे, इसके लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था। उदाहरण आ जाए तो IBM 650 यूनिमैक, इसका उपयोग किया गया था बिजनेस पर्पज के लिए। फर्स्ट हमारा जो मिलिट्री है और साइंटिस्ट के लिए उपयोग किया गया था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो दूसरी पीढ़ी में हमारा क्या आ गया था, ट्रांजिस्टर। क्या आ गए थे, ट्रांजिस्टर। फर्स्ट में थी हमारी वैक्यूम ट्यूब। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर, मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप का क्या हो गया था, उपयोग होने लगा था। मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि, मतलब उसका जो मेन स्टोरेज पावर थी उसमें क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया था फर्स्ट पीढ़ी की कंपैरिजन में। तीव्र इनपुट आउटपुट, मतलब फर्स्ट में तो बहुत ही स्लोली हम इनपुट देते थे और उसका आउटपुट भी बहुत ही स्लोली आता था, परंतु इसमें जो स्पीड है वो क्या हो गई थी, फर्स्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गई थी। उच्च स्तरीय भाषा, कोबाल और फोर्ट्रन, मतलब ये आ जाए कोबाल और फोर्ट्रन किस स्तर की भाषा, तो उस स्तर की भाषा और कौन सी पीढ़ी में विकसित हुई थी, तो ये हुई थी हमारी सेकेंड पीढ़ी में विकसित हुई थी। आकार और ताप में कमी, मतलब आकार भी छोटा हो गया और जो हीट प्रोड्यूस होती थी वो भी क्या होगी, कम होगी। तीव्र और विश्वसनीय, तेज भी हो गया और विश्वसनीय, जिस पे हम भरोसा कर सके। बेंच ओरिएंटेड उपयोग, बिलिंग, पैरोल प्रोसेसिंग, इंटरवेनेटरी फाइल का अपडेशन, मतलब जो पैरोल के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, बिलिंग जो हम जैसे हम बिल करवाते हैं इसके लिए, और थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा मोड़ा ही काम इसका ज़्यादा और बढ़ा था, ज़्यादा इसका भी नहीं बढ़ा था। इसके एग्जाम्पल आ जाए तो IBM 1401, हनीवेल 200, CDS 1604, ये इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। अगर हम बात करें थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर की, तो इसमें जब थर्ड पीढ़ी का कंप्यूटर आया था इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आया था। जैसे जैसे हमारी पीढ़ी चेंज होती गई वैसे वैसे हमारा चेंज भी होने लगा। सेकंड में ट्रांजिस्टर उपयोग होता था, इसमें हमारा IC इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा। चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग, SSI और MSI का उपयोग होने लगा। अधिक लचीला, मोर फ्लेक्सिबल इनपुट आउटपुट, मतलब जितना आप स्पीड से इनपुट देते थे उससे उतना ही जल्दी आपको क्या मिलता था, आउटपुट मिलता था। तीव्र, छोटे विश्वसनीय, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड इतनी नहीं, एट प्रेजेंट जो कंप्यूटर होते हैं उतनी स्पीड नहीं थी, पर एज कंपेरिजन टू फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के, थर्ड
जनरेशन में जो स्पीड थी वो क्या थी, ज़्यादा थी, और उनका आकार है वो भी छोटा हो गया था और विश्वसनीय भी थे। उच्च स्तरीय भाषा का वृहत उपयोग, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का क्या हो गया, उपयोग होना स्टार्ट हो गया। रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, रिमोट प्रोसेसिंग होने लगा, टाइम शेयरिंग सिस्टम हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक बार में बहुत सारी प्रोग्राम कर सकते थे। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध। अब देखो पहले क्या होता था, इनपुट आउटपुट के लिए कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं होता था। जो सॉफ्टवेयर बनाया भी इसके लिए ये सॉफ्टवेयर, इसके लिए सॉफ्टवेयर, ये कौन सी जनरेशन में आया था, हमारा थर्ड जनरेशन में आया था। फिर आता है हमारा उपयोग, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम जो हमारे एयरपोर्ट पे यूज होते हैं, क्रेडिट कार्ड बिलिंग जो हम पैन कार्ड जो अपना एटीएम यूज वगैरह करते हैं, और मार्केट फोरकास्टिंग में जैसे मार्केटिंग करने के लिए हमें जैसे अपना सारा डाटा स्टोर करते हैं, जो भी कुछ है मतलब सारा का सारा किस में हुआ था, हमारा थर्ड जनरेशन में ये आ गया था। उदाहरण IBM सिस्टम 360, NCR 395, बोरो B6500, ये वाले जो हमारे कंप्यूटर थे ये किसके हैं, ये थर्ड पीढ़ी के हैं। उस टाइम पे ये विकसित हुए थे। अब हम बात करते हैं फोर्थ पीढ़ी की। फोर्थ पीढ़ी में देखो उसमें इसमें हमारा VLSI और ULSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और अल्ट्रा लार्ज स्केल का उपयोग होने लगा। उच्च तीव्र क्षमता वाले भंडारण, मतलब बहुत ज़्यादा हाई हाई और स्पीड उसकी क्या होती थी, तेज होती थी, और जो कैपेसिटी थी स्टोरेज करने की वो भी क्या होती थी, वो भी होती थी, तेज होती थी। भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के अंतर बीच एक अनुकूलता, ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा न रहे। जो जितने जितने भी हमारे हार्डवेयर निर्माता थे उनके ये अंतर, मतलब ये नहीं था कि भी एक ने जो चीज़ बना दी वो सिर्फ उसी के पास मिलेगी। वो किसी एक विक्रेता के पास नहीं बंद के रहता था, बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप के वो क्या कर दिए थे, डिजाइन कर दिए थे। मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि, मतलब इतना छोटा छोटा कंप्यूटर यूज करने लगा, ये पालम टॉप और ये ऐसे ऐसे कंप्यूटर का क्या होने लगा, यूज होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का प्रारंभ, माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का प्रारंभ भी हमारा चौथी जो पीढ़ी थी, हमारी चतुर्थ पीढ़ी थी, जब फोर्थ जनरेशन थी, उसमें उपयोग हुआ। उपयोग क्या था इसका, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांजिस्टर व्यावसायिक उत्पादन, मतलब बिजनेस प्रोडक्शन, या जो भी हमारे बिजनेस में उपयोग होने लगा। और व्यक्तिगत उपयोग, मतलब पर्सनली हम किसी कंप्यूटर को उपयोग कर सकते थे। फिर हम बात करते हैं उदाहरण की इसकी, IBM PC XT, एप्पल सेकिन, ये जो हमारे क्या थे, इसके उदाहरण थे। पांचवी पीढ़ी की हम बात करें, ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग हो गया। हमारी ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो इसका क्या हो गया, भंडारण में उपयोग होने लगा। इंटरनेट, ईमेल तक WWW का विकास, इंटरनेट जो हम आज कोई भी काम इंटरनेट के बिना नहीं चल सकता। ईमेल जैसे जीमेल, ईमेल, हॉटमेल, ये सारे के सारे पांचवी पीढ़ी में बने हुए हैं। WWW वर्ल्ड वाइड वेब का विकास भी, क्योंकि डब्ल्यू के कारण ही तो हम कोई भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे या कुछ भी, मतलब सारा का सारा काम हमारा किस पे